हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत 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 करता हूं। और फटाफट सभी लोग जुड़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज की इस बायोलॉजी के महान रिवीजन की शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, ये महान रिवीजन होने वाला है। आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस धनतेरस आपके घर पुष्पों की वर्षा होगी और धन की वर्षा होगी, लेकिन साथ ही साथ आज अब होने वाली लगातार 3 घंटे ज्ञान की वर्षा और आपके बोर्ड एग्जाम में इनके नंबरों की वर्षा, अंकों की वर्षा होने वाली है। क्योंकि मैं आ चुका हूं लेकर के इकाई 2 का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, जहां पे अपन सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाली इकाई की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा आऊं आपकी इकाई 2 पर, कहां पे आऊं? इकाई 2, ठीक है। इकाई 2 ये कैसी इकाई है बेटा? ये वही इकाई है, ये वही कन्निका है नाथ, ये वही इकाई है जो आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाती है। इस इकाई में आते हैं 3 चैप्टर। कौन कौन से? तो पहला चैप्टर आता है मेंडल वाला, वंशागति एवं विविधता। क्या आता है? पहला चैप्टर आता है वंशागति एवं विविधता। दूसरा चैप्टर कौन सा आता है? वंशागति का आणविक आधार। क्या है दूसरा चैप्टर? वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, वंशागति का आणविक आधार। और तीसरा, ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन भर भर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तीसरा चैप्टर आपका है इसी इकाई में विकास। क्या है इसी इकाई में? विकास। और सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाली इकाई प्यारे बच्चों 18 नंबर। कितने नंबर? 18 नंबर की बात है, लड़ाई है। तो वही कह रहा हूं कि आज धनतेरस पे अंकों की वर्षा, 18 अंक की लड़ाई लड़ने आया हूं प्यारे बच्चों। और ये लड़ाई 18 अंक की नहीं है। ये लड़ाई कहां तक की है? तो प्यारे बच्चों ये लड़ाई है 70 में 70। बायोलॉजी में 70 में 70 लाना है, चाहे जो हो जाए। मैंने कहा था ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। पीडीएफ नहीं मिलता, शेयर नहीं करती, इसलिए नहीं मिलता। चलो फटाक से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, शेयर करेंगे। 1000 शेयर तुरंत फटाक से होना चाहिए। शेयर और लाइक करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे आज के इस महान रिवीजन की। ठीक है बेटा? प्यारे बच्चों, अभी मजा नहीं आ रहा है, फटाक से 1000 प्लस जोड़ेंगे दिनाक से। एक बार सभी लोग स्टेटस लगाएंगे और अपने ग्रुप्स में शेयर करके आ जाएंगे। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सबको, 30 सेकंड बाद अपन इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तेजी से सभी लोग शेयर करेंगे, तेजी से। मजा नहीं आ रहा गाइस। लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, टबाटब टबाटब लाइक शेयर पे चढ़ जाना है, फिर शुरू करेंगे। कहते हैं नहीं, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, टू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, वहां तक इस क्लास को पहुंचाओ जहां तक तुमसे फेंका जा सके। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक बारी तेजी से इस महा रिवीजन की क्लास को फैला दो। और फिर पूरे जोश से, एक नई जोश, एक नई ताकत, एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ शुरुआत करेंगे एक नई इकाई, यानी कि इकाई 2 की। इकाई की शुरुआत करेंगे, शुरुआत करेंगे इकाई 2 की। ठीक है, तो शुरुआत जोरदार होना चाहिए। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम दहाड़ दो। तो बना बन शेयर करो, तब मजा आएगा गाइज। चले 18 पीडीएफ वालों बहुत मारूंगा तुम्हें, शेयर नहीं करते तो पीडीएफ कहां से मिले? पिछली क्लास में कहा था कि 2000 पहुंचाओ से पीडीएफ, आपकी क्लास में कह रहा हूं 1500 पहुंचाओ पीडीएफ। ठीक है, चलो अगर इतने लोग शेयर कर दोगे तो आसानी से 1500 पहुंच जाएगा तुरंत। 2 मिनट जहां था ना बाबू, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर इतने लोग शेयर कर देंगे। नहीं शेयर करोगे तो फिर नहीं आएगा, फिर नहीं पाओगे पीडीएफ। ठीक है, ठीक है, न करो फिर। चलें आगे चलते हैं। तो शुरुआत करता हूं चैप्टर 4 से। कहां से शुरुआत करूंगा? चैप्टर 4 से शुरुआत करूंगा। चैप्टर 3 तक इसके पहले मैंने पढ़ा दिया था इकाई 1, यानी कि आपके 14 नंबर मैंने फिक्स करवा दिए थे। आज आया हूं 18 नंबर की लड़ाई लड़ने। ठीक है, 18 नंबर की लड़ाई है और ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कब तक? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुवांशिकी है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, विभिन्नताएं क्या आती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इनका अध्ययन करते हैं।
अनुवांशिकी कहलाती है। और अनुवांशिकी का जनक बहुत पूछा जाता है आपसे कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, अनुवांशिकता के जनक कौन है। तो अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने जीवन काल में बहुत सारे प्रयोग किए और सफल प्रयोग किए, लेकिन उस टाइम मेंडल को किसी ने नहीं समझा, किसी ने नहीं जाना। लेकिन मेंडल के मरने के बाद मेंडल का कर्म सामने आया और मेंडल बहुत बड़े मशहूर साइंटिस्ट निकल के आए, यहां तक कि उनको अनुवांशिकता का जनक बताया गया। इन सारी चर्चा मेंडल ने क्या प्रयोग किए, कैसे प्रयोग किए, क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के मेंडल के वो सारे प्रयोग, उन सब चीजों की चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। बहुत ही अच्छे और बहुत ही जोरदार चैप्टर हैं ये सारे के सारे, जहां से आपका ज्ञानवर्धन बहुत ही अच्छा से होने वाला है। ठीक है, ज्ञानवर्धन बहुत अच्छे से होता है। तो जीवों में जीवों की अकारकी में अंतर विभिन्नता कहलाता है ना। और वंशानुगत यानी अनुवांशिकता के अंदर वे लक्षण आते हैं। भाई अनुवांशिक लक्षण क्या कहलाते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, उन लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, वंशानुगत होने का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उन लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं या वंशानुगत लक्षण बोलते हैं। और इन लक्षणों की वंशागति को क्या बोलते हैं? इन लक्षणों की वंशागति को अनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, इन लक्षणों के अध्ययन को अनुवांशिकता। अनुवांशिकी शब्द दिया किसने? ये भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम ने पूछा है, तो डब्ल्यू बेटसन। याद रखना, अनुवांशिकता के जनक तो मेंडल हैं, लेकिन ये जो अनुवांशिकता शब्द है ये दिया बेटसन ने। याद करना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके जो जनक हैं, आपके जो पिता है वही नाम रखा है। आपका नाम तो दुनिया कोई भी रखा सकता है, बुआ भी रखा दे ना, आजी भी रखा दे, बाबा भी रखा दे, नानी भी रखा दे, नाना भी रखा दे, चाचा चाची, कोई भी जनक ही नाम नहीं रखा था। तो अनुवांशिकता के जनक तो मेंडल हैं, बट ये जो अनुवांशिकी शब्द है, जेनेटिक्स टर्म है, ये किसने दिया था? ये डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। तो नाम रखाने का हक किसी को भी है, यहां तक कि तुम्हारे लक्षण भी तुम्हारा नाम रखवा देते हैं। जैसे बचपन में तुम कलोए कलोए हो, काले काले हो तो कहा कल्लू नाम पड़ गया, एकदम गोरे हो तो कहा गोरे, ए गोरे, ए गोरे, ए कल्लू, ए कल्लू, ए कल्लू ना। बड़ी बड़ी झालर है तो कहा झल्लर 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 झल्लर, झल्लर नाम होगा ना। टकला टकला हो, झालर नहीं आया तो टकलू नाम होगा ना। तो लक्षण भी तुम्हारा नाम रखवा देते हैं ना, बहुत ऐबी हो, महान ऐबी, तो उस हिसाब से तुम्हारा नाम हो जाता है ना, उस हिसाब से तुम्हारा नाम हो जाता है, तो तुम्हारे लक्षण भी नाम रखवा देते हैं। तो अनुवांशिकता डब्ल्यू बेटसन। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। यहां से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हैं आपके मेंडल। अनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, कहां पैदा हुए थे? तो ऑस्ट्रिया के एक ऑस्ट्रिया यानी कि मोराविया देश, ऑस्ट्रिया देश के कृषक परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता माली थे। क्या थे? जन्म 22 जुलाई को सन 1882 में मोरविया देश ऑस्ट्रिया के एक शहर में पैदा हुए थे, गांव में। और इनके पिता कृषक परिवार यानी कि माली थे। तो माली होने से पुष्पों की खेती करते थे, फ्लोरिकल्चर। पुष्पों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ये हमारे मेंडल हैं ना, फ्लोरिकल्चर। तो पुष्पों से ये पिता के साथ जाया करते थे, इनके पिता पुष्पों की खेती करते थे, माली थे। माली जानते हो ना, पुष्पों की खेती करने वाला। तो पिता के साथ बचपन से जाया वाया करते थे। तो पेड़ पौधों से इनको बहुत लगाव था, पेड़ पौधों की दुनिया से बचपन पहले से जुड़े थे, और पेड़ पौधों से इनको बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा लगाव था। ठीक है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा लगाव था, जो लगाव इनका बना ही रहा। अच्छा खासा लंबा चौड़ा ये जो लगाव था, ये लगाव, ये पढ़ने गए, यूनिवर्सिटी पढ़ा इन्होंने, लेकिन पढ़ने के बाद भी इनका जो पेड़ पौधों से लगाव रहा वो बना रहा, और वही लगाव आगे चल के बहुत काम आया। ठीक है, आइए उस लगाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बेटा एक कम से कम 10 बार आया है कि जीन क्या है। यूपी बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर उठा के देखो, लास्ट 10 सालों में 10 बार ये चीज आ चुका है। क्या चुका है कि जीन क्या है? क्या चुका है? ये चुका है कि जीन है क्या, व्हाट इज जीन। तो जीन के बारे में मेंडल नहीं जानते थे। मेंडल ने जीन को कहा था कारक। कारक क्यों कहा था? मतलब मेंडल को जीन का आभास हो रहा था। जब मेंडल अपना सर्वेक्षण कर रहे थे, मेंडल प्रयोग कर रहे थे, तो मेंडल को जीन के बारे में आभास हो रहा था। तो उसी आभास के चलते ने मेंडल ने एक बात कही। क्या कहा मेंडल ने? तो मेंडल ने कहा कोई कारक है जो अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। कौन है? तो कोई कारक है जो अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। तो कई बार यह भी आया है कि मेंडल ने जीन को क्या कहा? तो प्यारे बच्चों, मेंडल ने जीन को कारक कहा। क्या कहा? मेंडल ने जीन को कारक कहा।
क्या कहा? कारक कहा। ठीक है, तो जीन क्या है? ये अनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई है। जैसे हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तो जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? अरे अनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई जीन है। कैसे? आइए मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि जीन कहां रहता है बाबू, जीन कहां रहता है बाबू, तो आप कहोगे जीन, जीन कहां रहता है? कहा जीन, मैं जब वाइवा लेने जाता हूं तो बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं कि भैया डीएनए कहां है, जीन कहां है? तो कोई कहे पेट में है सर, कोई कहेगा दिमाग में है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ वृषण कोश में है जीन और वृषण कोश में है डीएनए। तो ऐसा नहीं है, ध्यान देना। शरीर की सारी पूरा शरीर कोशिका से बना है। हर कोशिका के अंदर जीन है, हर कोशिका के अंदर डीएनए है। तुम्हारे पूरे शरीर में जीन है, तुम्हारे पूरे शरीर में डीएनए है। ये कोशिका ना, ये हुई कोशिका, ये हुई कोशिका। ठीक है, और कोशिका के बाद हर कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है। हर कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या है? तो केंद्रक के अंदर है भाई गुणसूत्र। क्या है? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर डीएनए। क्या है? हर गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और हर डीएनए में क्या है? जीन है। तो ये होता है सिस्टम। कोशिका, कोशिका के अंदर जाओगे केंद्रक मिलेगा, केंद्रक के अंदर जाओगे तो गुणसूत्र मिलेगा, गुणसूत्र के अंदर देखोगे तो तमाम सारे डीएनए लिखेंगे। जैसे माला में गुड़िया लगे होते हैं, ऐसे ही गुणसूत्र में डीएनए लगा होता है। और डीएनए के अंदर जब जाके देखोगे तब तुम्हें मिलेगा जीन। तो तुम्हारी पूरी कोशिका, पूरा शरीर कोशिका से बना है, तो पूरे को शरीर में तुम्हारे जीन है, गुणसूत्र है। अब अगर कौनो उल्टा सीध कहा तो इतना मार दूंगा, इतना मार दूंगा ना कि भूल जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यहां ये सब, ये क्वेश्चन भी एक नंबर में आया है ऑब्जेक्टिव में कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जा से जीन, जा से जोहानसन। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन अनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई है जो किसी लक्षण की वंशागति, किसी लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना, उसका प्रदर्शन करना ना, ये सारे काम किसके? जीन के हैं। एक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना, पहुंचाने के बाद प्रदर्शन करना और ये करना जीन, ये सारे काम किसके हैं? जीन के हैं। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। 1-2 नंबर दिला सकता है ये चीज भी आपको। ठीक है, और एक बारी लाइक करेंगे सभी लोग। मजा नहीं आ रहा है वीडियो, लाइक शेयर पे कमी है अभी। अभी 1000 दोनों चीजें नहीं पूछी, दोनों चीजें 1000 लाइक एंड शेयर 1000 हो जाना चाहिए। ज्यादा ना पाओ, 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर करो। आगे चलता हूं। युग्म विकल्पी, ये टर्म है जो आपको मिलेगा। युग्म विकल्पी क्या होता है? तो मेरी बात को ध्यान देना। ऐसे तुलनात्मक या विपर्यासी रूपों के जीन के जोड़े। युग्म विकल्पी एलील का मतलब होता है जीन जोड़े। ध्यान देना, ये जो जीन होता है ना, जीन हमेशा जोड़े में रहता है। कैसे रहता है? जीन सिंगल नहीं रहता। कहीं ना दादा, मैं सिंगल नहीं रहूंगा, मुझे जोड़ा चाहिए। हाँ, ब्याह हुआ करा दो, नहीं मैं नहीं रहूंगा, मारा जाऊंगा। कहते नहीं कि मुझे अकेला मत छोड़ो, अगर मैं अकेला रहा तो मारा जाऊंगा। तो जीन कभी सिंगल नहीं रहता, जीन हमेशा डबल रहता है। क्या रहता है? जीन हमेशा जोड़े में रहता है। कैसे रहता है? जोड़े में, डबल रहता है। तो जब जोड़े के साथ रहता है, जैसे कैपिटल टी ये जोड़े में है, एक जोड़ा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जोड़ा हो गया स्मॉल टी। तो जीन हमेशा जो जोड़े में रहता है, इसी जोड़े को क्या बोलते हैं? इसी जोड़े को बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म मतलब जोड़ा ना, तो इसी जोड़े को बोलते हैं युग्म विकल्पी। जीन हमेशा काहे में रहता है? जोड़े में रहता है, और इसी जोड़े को बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। बस इतनी सी बात है। क्या है? इतनी सी बात है। जीन हमेशा जोड़े में रहता है और इसी जोड़े को क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, यहां से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, चले। अब एक संकर संकरण क्या है?
सिंपल भाषा, बाकी इसको लॉन्ग वे में भी पढ़ेंगे। एक संकर संकरण क्या है? तो जब केवल एक लक्षण होगा तुलनात्मक। और सरल परिभाषा लिखना नहीं याद हो रहा है तो एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण, एक ही लक्षण, एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण, कराया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, यह भी परिभाषा लिख सकते हो, एकदम सिंपल। एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। जैसे एक लक्षण लिया हमने लंबाई का लक्षण, एक लक्षण लिया ऊंचाई चौड़ाई ना, ये सारे लक्षण ना, तो एक ही लक्षण को जहां पे ध्यान में रखा वो एक संकर संकरण। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि जब एक समय में केवल एक ही तुलनात्मक लिया जाता है ना, लंबाई का ले रहे हैं तो लंबा बौना भी लेंगे, लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल पुष्प वाले पादप का सफेद पुष्प, यानी कि हमने यहां पे क्या देखा? रंग, लाल पुष्प और सफेद पुष्प, तो किस लक्षण को ध्यान में रखा? रंग वाले लक्षण को ध्यान में रखा। किसको? रंग वाले लक्षण को ध्यान में रखा। ठीक है, आगे बढ़े, फटाक से फुर्र पढ़ लो एक बार इसको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब द्विसंकर संकरण तो वही बात है, दो लक्षणों को ध्यान में रखकर। दो लक्षणों को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, दो लक्षणों को ध्यान में रख करके कराया गया संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमने द्विसंकर संकरण पढ़ा था ना, मेंडल के गोल बीज और पीला बीज पत्र, दो लक्षण लिया, गोल बीज पीला बीज पत्र। दूसरी तरफ हमने लिया हरा और झुर्रीदार, हरा बीज, भाई बीज पत्र कैसा? हरा है, झुर्रीदार है आकार, तो ये होता है। दो लक्षण, कितने लक्षण लिए? दो लक्षण लिए। कितने लिए? दो लक्षणों को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, आगे चलता हूं। संकर पूर्वक संकरण, बेटा इस पे क्या करो? इस पे स्टार लगा लो, डबल स्टार। क्यों? हर बार पूछा जाता है 2-3 नंबर में। कितने नंबर में? 2-3 नंबर में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 नंबर में प्रदीप संकरण या बैक क्रॉस। प्रदीप संकरण का मतलब होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब एकदम सिंपल से है, उल्टा क्रॉस। बैक का मतलब फिर से पीछे की तरफ, जैसे करके आए हो फिर से उल्टा करा दो, बैक जाओ, पीछे जाओ। देखो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि पहली पीढ़ी में क्या पैदा होते हैं? पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी पैदा होता है ना, पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी पैदा होता है। यानी कि जब भी लंबे और बौने पादपों का आपस में संकरण करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में कौन पैदा होता है? ये दिखाई दे रहा हूं, लंबे और बौने। ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। इसका आपस में संकरण जब करवाते हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सबके सब संकर लंबे पैदा होते हैं ना। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सारे के सारे संकर लंबे पैदा होते हैं पहली पीढ़ी में ना। ये आपको पता है, ये पता होगा तभी संकर पूर्व संकरण करवा पाओगे बैक क्रॉस। अब इन्हीं का क्या करो? इसी का ऊपर वाले से फिर से करा दो, इसके पापा से इसी का ऊपर बैक करवाना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी का
अपन किससे करवा दें, इसका अपन करवा दें कैपिटल टी से, तो ये कहलाता है बैक क्रॉस। क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। तो ये हो गए पी ना, अब ये जब करवाओगे तो ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर इस टी को इससे करवाओ कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल स्मॉल टी को इससे करवाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी ना। ये दो शुद्ध लंबे, ये दो संकर लंबे, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं शुद्ध लंबे ना, और ये क्या है, तो ये हैं संकर लंबे। कैसे लंबे हैं, ये हैं संकर लंबे ना। तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस बेटा, स्टार लगा लेना, 2-3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। इतनी चीजें लिख करके और ये आरेख बनाना है आपको, ठीक है। क्या करना है, ये आरेख बनाना है, ठीक है। ये आरेख बना लेना, ठीक है। क्लियर है, एक बार लाइक करेंगे सभी लोग, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अब आते हैं अगले पे, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी वही है, टेस्ट क्रॉस भी वही है, थोड़ा सा अंतर है लप्पू सा। अंतर क्या है, मैंने यहां पे किसको चुना था, मैंने यहां पे कैपिटल टी को चुना उल्टा कराने के लिए, और इसमें क्या करोगे, टेस्ट क्रॉस में क्या करोगे, स्मॉल टी को चुनेंगे, मतलब अप्रभावी जनक को चुनोगे। किसको चुनोगे, तो तुम यहां पे चुनोगे अप्रभावी जनक को। बस यहां पे हमने नीचे वाले का इससे करवाया, लेकिन अगर आपसे टेस्ट क्रॉस पूछा जाए, बहुत पूछा गया है 2-3 नंबर में, तो नीचे वाले से किसको करवा दोगे, अप्रभावी जनक को, स्मॉल टी को। बस इतना सा है, बस इतना सा है कि ये लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान देना, पहली पीढ़ी में जो पैदा हुआ उसी का अप्रभावी जनक के साथ, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पहली पीढ़ी में पैदा हुआ, क्रॉस किससे करवाना है, स्मॉल टी से। किससे करवाना है, स्मॉल टी से करवाना है। तो जब ये क्रॉस में करवा दूंगा तो स्यू कैपिटल टी और उधर स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी को इससे करवा दूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल है, तो स्मॉल टी, इधर ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल टी, इधर लिख दो पी का मतलब जनक ना, और ये F1 पीढ़ी ना, ये हो गया F1 पीढ़ी। बस यही बात आपको लिखनी है, यही बात आपको लिखनी है ना, यही बात आपको लिखनी है, ठीक है, यही बात आपको लिखनी है। कहानी खत्म, लिखा है ना। ये देखो, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त अज्ञान जीन प्रारूपी वाली संतान का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तब इसे परीक्षार्थी संकरण यानी कि बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं ना। ये देखो 1:1 के अनुपात में प्राप्त होती है संतानें ना, 50% बौने 50% लंबे। ये देखो ये क्या है, ये दोनों है संकर बौने लंबे, और ये दोनों क्या है, शुद्ध बौने। ये क्या है, तो ये है दादा संकर लंबे। कैसे लंबे हैं, तो संकर लंबे हैं। और ये क्या है, शुद्ध बौने। अगर कैपिटल टी होता तो शुद्ध रहते, शुद्ध बौने, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो किसी को बताना। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। व्युत्क्रम क्या है, रेपिकल क्रॉस। ये देखो व्युत्क्रम है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एग्जाम अब एनसीईआरटी की तरफ जा रहा है। एग्जाम का जो फ्लो है धीरे 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 एनसीईआरटी की तरफ जा रहा है। तो व्युत्क्रम संकरण क्या होता है, भाई व्युत्क्रम अन्योन्यता या व्युत्क्रम, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज देख रहे हैं।
और ये वर्ड सेम टू सेम ऐसे एग्जाम में छप रहे हैं। पिछले बार हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, उन्हें लगा हमने इसको नहीं पढ़ा, पढ़ा भी था उन्हें, बट लैंग्वेज की वजह से डिफीट खा गए। जैसे लैंग्वेज अन्योन्यता, व्युत्क्रम संकरण नहीं आता, तो इसको भी मैं लाया हूं जिससे आपके समझ में आ जाए। तो लंबे और बौने पादपों को क्रमशः नर एवं मादा पौधों में क्या किया जाएगा? लंबे तथा बौने पादपों को क्रमशः नर तथा मादा पौधों के रूप में प्रयोग किया गया। इसके पश्चात व्युत्क्रम संकरण में बौने और लंबे पादपों को क्रमशः नर मादा से मादा नर में प्रयोग किया गया, मतलब उल्टा। समझ रहे हो? एक बार इसको नर लिया गया, इसको मादा लिया गया, नर मादा। फिर दूसरी बात पलट दिया गया, दूसरी बात का पलट दिया गया, मादा नर ना, ऐसे भी कह सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है पीडीएफ में, ऐसे भी कर सकते हो कि पहली बार क्या लिया था, तो पहली बार मादा और नर का कराया, फिर दूसरी बार उनको ही उल्टा कर दिया, दूसरी पीढ़ी में नर, इधर इसका क्या ले लिया, इसका ले लिया नर और इसका ले लिया मादा, संकरण करवाया। ठीक है, तो मेंडल ने पाया कि F2 पीढ़ी में संतान के समान परिणाम प्राप्त हुए। नर यानी कि मेंडल, चाहे हम किसी को नर लें चाहे हम किसी को मादा लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम लंबे को नर ले लें, बौने को मादा ले लें, फिर हम बौने को मादा ले लें, लंबे को नर ले लें, फिर लंबे का मादा ले लें, बौने को नर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नर मादा, मादा नर, नर मादा, नादा मादा नर ना, पलटते जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंडल ने करके देखा, तो ये होता है अन्योन्यता व्युत्क्रम ना, इधर का उधर, उधर का इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, खिचखाच 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 ना, खिचखाच वाला। देखिए अब मेंडल की वंशागति के नियम पे आते हैं। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, गार्डन पी पाइसम सटाइवम पर प्रयोग किया था। मेंडल ने 1856 में सामान्य मटर पर अनुवांशिकी पर प्रयोग किया, और इसके लिए उन्हें 7 जोड़ी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां भाई बता रहा हूं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी आया था कि मेंडल ने कितने विपर्यासी जोड़ों पर अध्ययन किया, 7 पर अध्ययन किया, और 7 के नाम भी जानना चाहिए। कहने 7 के 7 मारूंगा, एक 7 मारूंगा, 7 के नाम भी पता होना जरूरी है, 7 के नाम पता होना जरूरी है। 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण लिए थे, तो कौन कौन लिए थे? तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी का मतलब क्या है दादा? यहां पे विपर्यासी लिखा है, कहां लिखा है विपर्यासी? है कहीं? नहीं, विपर्यासी नहीं लिखा, विपरीत सही, अच्छा लिखा है। तो विपर्यासी आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, यहां पे विपर्यासी नहीं लिखा, साफ साफ सिंपल लैंग्वेज लिखी है विपरीत। तो विपर्यासी लिखा रहा है तो विपरीत का मतलब उल्टा। जैसे हमने लिया लंबाई का लक्षण, तो लंबाई में विपर्यासी लक्षण लेके चलेंगे। विपर्यासी का मतलब एक लेंगे लंबा, और इसी का एक उल्टा, एक इसी का उल्टा हम इसके साथ में लेंगे का बौना। तो ये होता है एक लक्षण और उसका विपर्यासी ना। विपर्यासी लक्षणों को लेना है। लंबाई का लक्षण लिया तो इसका विपर्यासी लेगा, एक लंबा लेगा तो एक इसका जस्ट अपोजिट बौना। एक लिया उसने गोल तो एक इसका जस्ट अपोजिट झुर्रीदार, ऐसे लिया था। तो लक्षणों को देखो, पहला लक्षण है पादप की लंबाई। पहला लक्षण क्या है? ना दिख रहा हो तो मैं भी इधर लिख दूं। पहला लक्षण लिया पादप की लंबाई, दूसरा लक्षण लिया पुष्प की स्थिति ना। मेरे से अच्छा तुम यहीं पे देख लोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी राइटिंग स्पीड में नहीं बनती। पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की प्रगति, बीज का आकार, पुष्प का आकार, बीज पत्र का रंग। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के मेंडल ने अपना क्या किया था? मेंडल ने अपना अध्ययन किया था और मेंडल सक्सेस हुए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। क्या पूछेगा? तो पूछेगा कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। बताओ, कमेंट में पेस्ट करो, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। बताओ। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, बताओ। तो भाई कोई आदमी सफल हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है उसका चुनाव। अगर वो सही व्यक्ति का चुनाव करता है तो वो सफल होता है।
सही कंटेंट का चुनाव करता है तो सफल होता है, सही रास्ते का चुनाव करता है तो सफल होता है, गलत रास्ते का चुनाव करेगा असफल होगा, गलत कंटेंट का इस्तेमाल करेगा असफल होगा, गलत आदमी का इस्तेमाल करेगा, गलत आदमी के साथ रहेगा तो असफल होगा। अगर तुम्हें भाई सबको जरूरी जो जिसने श्रद्धा का इस्तेमाल किया वो सफल हुआ, लेकिन सबको श्रद्धा मिलती नहीं, सबको सही आदमी मिलता नहीं, लेकिन किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है, उसको सही आदमी मिलता है, उसको श्रद्धा मिलती है और वो आईपीएस बनता है। तो कहने का मतलब चुनाव, तुमने कैसे व्यक्ति का चुनाव किया है अपने साथी का, चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी सफलता के पीछे। अगर तुमने गलत चुनाव किया तो तुमको सूप नखा मिल जाएगी, तुम्हारी काट के चली जाएगी खुदे ना, क्यों कालू पाड़े। तो मिंडल का जो चुनाव था वो शुरुआत में गलत था। मिंडल ने शुरुआती कुछ दिनों पर ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था फल मक्खी पर, लेकिन उन्होंने अपना चुनाव तुरंत पलटा और उन्होंने मटर के पौधे को चुना ना। तो मटर के पौधे का चुनाव सबसे अच्छा था। मिंडल की सफलता का सबसे बड़ा रीजन था मटर के पौधे का चुनाव। ये भी एग्जाम में आया था। क्यों? क्योंकि मटर का पौधा पहली बात तो बहुत कम दिनों वाला है, एक साल के अंदर 3-4 पीढ़ी देख सकते हैं। दूसरा, द्विलिंगी है तो स्वपरागण आसानी से करवाया जा सकता है ना, द्विलिंगी है तो आसानी से स्वपरागण करवाया जा सकता है। तमाम सारी वैरायटीज मार्केट में उपलब्ध हैं, आराम से वैरायटीज को देखा जा सकता है ना, एक जगह पे आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के कारण मिंडल सफल हुए। मटर के पौधे का चुनाव, ठीक है, ढेर सारे बीज का निर्माण किया जाता है मटर के पौधे, तो मटर के पौधे का चुनाव मिंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। ठीक है, मिंडल की सफलता का क्या रहा सबसे बड़ा कारण? चुनाव। किसका चुनाव? मटर के पौधे का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मिंडल के वंशागति के नियमों की बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया कि मिंडल बेचारा इतनी मेहनत किया, मेहनत करने के बाद अपने नियमों को उसने छापा, उस समय छापा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मिंडल ने बहुत दिन तक उपयोग किया था। 1856 से मिंडल ने प्रयोग करना शुरू किया था और 1856 से 1863 तक किया। 1856 से 1863 मतलब 4-3-7 साल काम किया। कितने साल काम किया? 7 वर्ष तक ये संकरण प्रयोग किया उन्होंने। अब भ्रूणसहार की जो पत्रिका होती है उस पर छपवाया, लेकिन उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उस समय किसी आदमी ने इनके कार्यों पे, इनके या प्रभाविता ये वो सब कह रहे कहा है, कुछ ना हो ना, कुछ ना हो, किसी ने इनके काम पे ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही पड़ा रहा मिंडल का नियम। फिर क्या हुआ दादा? फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि मिंडल तो चल बसे ना। मिंडल क्या होते हैं? तो मिंडल चल बसते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 1884 आता है। कब? 1884 को मिंडल चल बसते हैं। लेकिन एक बात हमेशा मैंने कही है बेटा, ये बात गांठ बांध के रख लो कि की गई मेहनत कभी भी अकार्थ नहीं जाती। मतलब की गई मेहनत अपना फल दे करके जाती, चाहे जिस रूप में दे, देर में देती है लेकिन देती जरूर है। आपके द्वारा की गई मेहनत आपको फल जरूर देगी, भले ही देर में देगी लेकिन देगी जरूर, फल दे के ही जाएगी। तो मिंडल को भी फल मिला उनके कर्मों का, बट देर में मिला, लेकिन किया गया कर्म आपको जरूर क्या करेगा? अदा करके जाएगा। मिंडल 84 पे मर गए। अब मरने के 16 साल बाद, ध्यान देना, 16 वर्ष बाद इनके कार्यों पर ध्यान दिया गया। कब? 1900 में। 1884 में मिंडल साहब मर गए, लेकिन 16 साल बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं, कार्ल कारेंस, ह्यूगो डिवीज, एरिक वान शेरमैक। 3 आदमी आते हैं, कार्ल कारेंस, ह्यूगो डिवीज, एरिक वान शेरमैक। इन्होंने मिंडल की कार्यों की पुनः खोज की और सबको बताया कि मिंडल ने काम सही किया था। अब देखो ये आदमी बहुत अच्छे थे, ये आदमी जब भी आते तो मैं इनको हमेशा कहता हूं कि ये तीनों आदमी बहुत अच्छे थे। कार्ल कारेंस, एरिक वान शेरमैक, ह्यूगो डिवीज। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमने प्रयोग किए हैं, इन्होंने बताया कि ये मिंडल के प्रयोगों को हमने फिर से दोहराया है और वास्तव में मिंडल साहब सही थे। अब मिंडल की चीजों को रिपीट करवाया और मिंडल को एक नाम दिलाया, मिंडल को एक नाम दिलाया।
अब के साइंटिस्ट हो, तुम पंचे हो, तो कहते हैं एंडल मेंडल सब गलत, मैं सब सही सही निकाल रहा हूं, या सही है मेंडल भट, मेंडल और भट। लेकिन इन तीनों ने कहा मेंडल को क्रेडिट दिया, मेंडल के गुणों को फिर से दोहराया, सब बताया कि मेंडल यहां सही थे, थोड़ा बहुत कमियां जो थी अपनी तरफ से इन्होंने नई चीजें निकाली, जैसे स्वप्रभाविता ना, और स्वप्रभाविता इन्होंने निकाला, पूर्ण प्रभाविता इन्होंने निकाला ना। तो ऑस्ट्रिया के 3 वैज्ञानिक थे, एक डच का वैज्ञानिक था हीगो डी बीच, जर्मनी का वैज्ञानिक था कार्ल कारेंस, ऑस्ट्रेलिया का वैज्ञानिक था एरिक वान सायरमैक। अब कह दो गुरुजी ये भी याद रखना है कहां का कौन था, तो चाहे जाऊं जहां कहो कोई मतलब नहीं, इतना याद रखना ह्यूगो डी ब्रीच, कार्ल कारेंस, एरिक वान सायरमैक, या तो सायरमैक बस याद रहे, ठीक है। ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के कार्यों के पुनः वर्णन किया, फिर से वर्णन किया मेंडल के कार्यों का। मेंडल की सफलता के कारण मेटल का एक वर्षीय द्विलिंगी होना था, स्वपरागण की उपस्थिति ना, परपरागण की संभावना, विपरीत विभेदात्मक लक्षणों की उपस्थिति, ये सब क्या थे मेंडल की सफलता के कारण थे। क्या थे ये सब? थे मेंडल की सफलता के कारण, ठीक है। ये सब क्या थे? तो ये सब थे मेंडल की सफलता के कारण। कारण जरूरी है ना। आगे चले, आगे चले, आगे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण और प्रभाविता का नियम, और प्रभाविता के नियम के बाद स्वतंत्र व्यूहन का नियम। इन दोनों नियम को पढ़ने से पहले, इन दोनों नियम को पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? एक संकर संकरण। क्या पढ़ना पड़ेगा? इन दोनों नियम को पढ़ने से पहले अपन लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? एक संकर संकरण। आइए मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं एक संकर संकरण की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डायरेक्ट एग्जाम में आता है। एक संकर संकरण क्या है, ठीक है। एक संकर संकरण क्या है, ठीक है, ध्यान देना। हमने कहा एक संकर संकरण, क्या कहा? एक संकर संकरण। शंकर का मतलब भोलेनाथ न समझियो, ये संकर है। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। संकर जानते हो बायोलॉजी में? संकर का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। काहे ना कि संकर ही, हाइब्रिड ही। हाइब्रिड का अंदर, हाइब्रिड का मतलब जिसके अंदर दो प्रजातियों के लक्षण हो। जैसे गधे और घोड़े का मिक्स पैदा होता है खच्चर, वो संकर है ना। गधे घोड़े का आपस में ब्रीडिंग करवा दिया जाए तो दोनों के लक्षण वाला खच्चर, कहीं नहीं खच्चर ही, वो संकर होता है, ठीक है। तो संकर, एक संकर संकरण का मतलब है जब एक ही लक्षणों को ध्यान में कराए, बस सीधा लिखे दे रहा हूं, एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण। एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है, ठीक है। बहुत सरल है, ध्यान देना, बस ध्यान से देखना। अभी बहुत सरल है, एक संकर संकरण कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। ध्यान देना, एक लक्षण क्या लिया, कहानी सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। तो एक लक्षण क्या लिया? लंबाई का लक्षण लिया। एक ठो लिया मटर का लंबा पौधा और एक ठो लिया मटर का बौना पौधा, ठीक है। अब चाहे जिसको नर ले लो चाहे जिसको मादा ले लो, एक ठो हमने नर ले लिया और एक ठो हमने मादा ले लिया। ये नर मादा का सिंबल तो जानते होंगे ना आप लोग, नर और मादा। और जब क्रॉस करवाते हैं बेटवा तो क्रॉस वाला सिंबल भी होता है। तो देखो, लंबा का मतलब टाल, लंबा का मतलब टी फॉर टाल, और लंबा है तो इसको दे देंगे कैपिटल टी, और बौना है तो इसको क्या लिख देंगे? स्मॉल टी, छोटा है। और जब कभी भी क्रॉस करवाते हैं तो ये क्रॉस वाला लक्षण है, ये क्रॉस लगा दो। और ये दोनों पेरेंट्स हुए ना, तो इधर पी लिख दो क्योंकि ये पेरेंट्स है, माता पिता है, इनका आपस में संकरण होने वाला है ना। अब क्या करो, अब कैसे संकरण करवाओगे? तो करवाओगे कैसे? एक को उठाओगे उधर के दोनों से करवा दो। जैसे इस टी को उठाया, पहले इस टी से करवा दिया, ये कैपिटल है वो स्मॉल है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी टी को मैंने कहा ना, एक को उठाओ दोनों से करवाओ उधर वाले, इसी टी को इससे करवा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस टी का नंबर लगाओ, इस टी को पहले इस वाले टी से करवाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी,
फिर इस टी को इस टी से करवाओ तो ये कैपिटल है, इधर वाला स्मॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहली पीढ़ी में क्या पैदा हुआ, पहली पीढ़ी में क्या पैदा हुआ, क्यों भाई, तो पहली पीढ़ी में सारे के सारे दोगले, सारे के सारे दोगले, दोगले का मतलब कहे दोगली गाय है, दोगली गाय मतलब देसी जर्सी दोनों के लक्षण है, मतलब संकर पैदा हुए। सारे के सारे क्या है, देखो कोई ना शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा का मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी, कोई कैपिटल टी नहीं है। शुद्ध बौना स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी भी नहीं है। सब क्या है, सारे के सारे दोगले यानी कि सब क्या है, संकर लंबे। सब कैसे हैं, तो सारे के सारे दोगले संकर लंबे। मतलब कहने का मतलब मेंडल ने लंबे और बौने पादपों का आपस में संकरण करवाया, तो मेंडल ने देखा कि पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे आए, तो मेंडल का दिमाग चकरा गया। अब मेंडल को रात भर नींद नहीं आई और मेंडल सोचता रहा कि साला मैंने करवाया था लंबे और बौने पौधों के बीच में संकरण, और ये सब लंबे पैदा हो गए, बौना वाला लक्षण वहां कहां गया, बौना लक्षण कहां गया, जीनोटाइप में गया। तो इसने कहा शुद्ध जीन नहीं है ना। तो ये है पहली पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब मेंडल का दिमाग चकराता रहा कि बौना वाला लक्षण कहां गया। लेकिन एक बात और है, फिर मेंडल ने कहा जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो लंबा वाला लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट हुआ, तो लंबा क्या है, प्रभावी लक्षण है। जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है वो कहलाता है प्रभावी ना। और जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं प्रकट हुआ, बौना चोर, बौना वाला पहली पीढ़ी में नहीं प्रकट हुआ, तो बौना क्या हुआ दादा, बौना क्या हुआ, तो ये बौना हुआ अप्रभावी, ये दोगलापंथी है, अप्रभावी हो गया, ये चोर निकल गया। तो फिर मेंडल ने दिमाग लगाया, रुक रुक सारे रुक 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 रुक। मेंडल ने दिमाग का लगाया कि जौन पैदा हुए थे पहली पीढ़ी में, इनका आपस में स्वपरागण होने दिया, कोई छेड़खानी नहीं किया मेंडल ने। पहली पीढ़ी में जो पैदा हुए थे इनका आपस में स्वपरागण होने दिया कि जाओ बेटा तुम सेल्फ पॉलिनेशन करो। आइए इनको आपस में स्वपरागण करते हैं। तो आपस में जब करवाएंगे, इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से करवा देंगे, क्या आएगा, कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबा आ गया। कलर मुझे लगता है थोड़ा कमजोर है, कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर को क्या कर दो, ये कर दो, ठीक है। कैपिटल टी पहला आ गया। अब इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से करवाया तो स्मॉल टी, ठीक है। एक को उठाना है उधर के दोनों से करवाना है ना, एक को उठाना है उधर के दोनों से करवाना। अब स्मॉल टी का नंबर लगाओ, इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी को स्मॉल टी से करवाया, स्मॉल टी। अरे दादा अब तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए। क्या हो गया, एक ठो मिल गया शुद्ध बौना, एक ठो मिल गया ना, लास्ट वाला स्मॉल टी है, और स्मॉल टी का मतलब बौना है। और ये क्या मिला, ये मिला शुद्ध लंबा, एक ठो मिल गया शुद्ध लंबा ना। और ये दो ठो क्या मिले, तो ये दो ठो दोगला वाले यानी कि संकर लंबे, जिनके अंदर दोनों के लक्षण थे, लेकिन प्रकट होगा प्रभावी वाला। तो प्रकट प्रभावी वाला रहेगा लेकिन अप्रभावी वाला रहेगा संकर लंबे। तो ये चीज मैंने बताई ना कि कोई भी जीन है अप्रभावी रूप से हमारे अंदर रहता है, जरूरी नहीं वो पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाए ना, जरूरी नहीं वो पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाए, वो किसी ना किसी पीढ़ी में प्रकट हो सकता है। तो बौना वाला जीन पहली पीढ़ी में अप्रभावी रहा, छुपा रहा, दूसर की पीढ़ी में प्रकट हो गया। इसीलिए तुम्हारे माता पिता के लक्षण, बाबा के लक्षण, आजी के लक्षण, नाना के लक्षण तुम्हारे जीन के अंदर हमेशा रहते हैं, लेकिन प्रकट कब किसके हो ये पता नहीं। कभी कभार होता है ना कि मम्मी पापा छोटे हैं, अलौंडा लंबा पैदा हो गया, तो कहे तोर मम्मी पापा छोट है तय कहे लंबा हो गए, तो उसमें नाना का जीन रहा होगा, आजी बाबा का जीन प्रभावी हो गया, क्योंकि वो जीन पड़ा रहता है, वो जीन पड़ा रहता है, तो वो जीन प्रभावी हो गया, वो लंबा हो गया। कहे तोर महतारी बाप ग्वारे तय सारे कलुआ कहां से हो गए, शक, तो कलुआ कोई उसके खानदान में रहा होगा, खानदान का जीन चलता रहता है लेकिन छुप जाता है अप्रभावी रूप से, और जिस पीढ़ी में प्रभावी हो गया दिखाई दे देता है। जैसे होता है ना, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, आज भी अंग्रेज जैसा बच्चा पैदा हो जाता है एकदम सफेद वाला, क्योंकि पहले अंग्रेज यहाँ थे
तो अंग्रेजों का संबंध रहा, अंग्रेजों का जीन किसी न किसी के वंश में चल रहा है आज भी, और हमेशा प्रभावी रहता है, किसी न किसी पीढ़ी में प्रभावी हो गया, जिस पीढ़ी में प्रभावी हो गया अब लौंडा अंग्रेज हो गया ना। और हमारा भी जीन अंग्रेजों के पास गया होगा, ऐसा नहीं है। अंग्रेज इंग्लैंड में भी एक आध हिंदुस्तानी पैदा हो जाते होंगे, नहीं पहुंचा होगा तुम लोग पहुंचा दो ना। तो ये रेशियो क्या निकल के आया, तो दूसरी पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी थी, तो दादा ये थी F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। और इसमें जो पृथक्करण अनुपात निकल के आया, किस अनुपात में पृथक हुए, तो 1:2:1 ना। जीनोटाइप, जीन कैसा था, एक शुद्ध लंबा वाला जीन, दो संकर लंबे वाले जीन, एक शुद्ध बौना वाला जीन। और लेकिन फिनोटाइप देखो तो 3:1, 3 लंबे थे और एक बौना था, 3 लंबे थे और एक बौना था ना, 3 लंबे थे और एक बौना था। अब एक संकर समझ में आ जाए। अब तुम लोगों को प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों ही नियम बड़े आसानी से समझ में आने वाले हैं। ये नहीं आता तुमको तो नहीं आएगा। और जो कहानी मैंने करवाई यही आरेख बना करके यही कहानी पूरी लिख देनी है। लिख दोगे ना, लिख दो ना, है ना, लिख बहुत मालूम है। अब आ जाओ भाई। एक संकर संकरण से ये दोनों नियम निकलते हैं, प्रभाविता का नियम पहली पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी से पृथक्करण का नियम, युग्मक पृथक हो रहे थे 1:2:1 के रूप में ना। तो वही बात है, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पादपों का क्रॉस करवाया जाता है, मतलब विपरीत, एक लंबा शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना का क्रॉस करवाया गया, तो पहली पीढ़ी में केवल एक प्रभावी लक्षण दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत होता है मतलब दिखाई देता है, पहली पीढ़ी में एक दिखाई देता है, तथा यह पीढ़ी क्या होती, विषम युग्मजी होती। विषम युग्मजी का मतलब क्या है, देखो अगर कैपिटल टी है तो ये समयुग्मजी, स्मॉल टी है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब दोनों युग्मक क्या हो, बराबर हो। सम मतलब समान, युग्मजी मतलब युग्मक। जब दोनों के दोनों युग्मक क्या हो, बराबर हो, तो उसको बोलते हैं समयुग्मजी ना। अरे साला, दोनों के दोनों युग्मक के बराबर हो तब उसको बोलते हैं समयुग्मजी। ये दोनों समयुग्मजी है। देखो दोनों जोड़ा बराबर है ना, ये दोनों जोड़ा लंबे लंबे है, कैपिटल टी समयुग्मजी। दोनों युग्मक क्या है, सवाल है ना, यहाँ पे दोनों युग्मक सवाल है, दोनों छोटे हैं, तो ये भी समयुग्मजी ना। ये दोनों के दोनों समयुग्मजी, ये क्या है, तो ये सभी क्या है, समयुग्मजी हैं। अब विषम क्या है, एक लंबा एक बौना, एक लंबा एक बौना, मतलब तुम्हारा जो युग्मक रहे, तुम्हारा जो जोड़ा रहे, एक तो लंबी, तुम लंबे रहो और तुम्हारी जोड़ीदार छोटी रहे, एक लंबा एक बौना, एक गोरी और एक काला ना। तो विषम कही यार तुम्हारी मैचिंग नहीं है। तो जब जोड़ों की मैचिंग नहीं होती उसको बोलते हैं विषम युग्मजी। क्या बोलते हैं, ये क्या है, विषम युग्मजी। और हमने पहली पीढ़ी में देखा था सबके सब विषम युग्मजी थे ना। प्रभाविता के नियम में हमने देखा जब कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाया गया तो पहली पीढ़ी विषम युग्मजी थी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कोई समयुग्मजी है। पहली पीढ़ी में देखो सब भी समयुग्मजी हैं। और एक लक्षण प्रभावी हुआ, कौन सा लक्षण प्रभावी हुआ, लंबा वाला लक्षण ना। लंबा क्या था, प्रभावी था, और बौना नहीं प्रकट हुआ, तो बौना क्या हुआ, तो बौना हुआ अप्रभावी। ये कहता है एक संकर संकरण द्वारा प्रभाविता के नियम की पुष्टि। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम, तो जब दो विषम युग्मजी जनकों का आपस में संकरण करवा दिया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, और इस गुण को, इस नियम को क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। ये क्रॉस बनाओगे बढ़िया से, ये वाला बढ़िया से यहां से ऐसे बनाना, ये तो शॉर्टली मैंने बना दिया है, बढ़िया ऐसे यहां तक वाला बना के दिखा देना, यहां तक
यहां तक बना के दिखा देना एक संकर संकरण में, पहली पीढ़ी तक का सिस्टम दिखा देना एक संकर उस पे, किसमें, प्रभाविता के नियम में। फिर पृथक्करण का नियम आएगा तब दूसरी पीढ़ी तक का दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, क्लियर है? हम हैं तो क्या गम है प्यारे, टेंशन मत लो, अभी रिवीजन करते रहो, पूरा रिवीजन धीरे धीरे करा दूंगा। इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे वीवीआईपी जितने भी ऑब्जेक्टिव के बजाय फिर सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव के बाद लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप सब कुछ हल करवा दूंगा, मॉडल पेपर भी करवा दूंगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस एक भी क्लास ना मिस करना। मैं गारंटी लेता हूं, तुमसे ज्यादा मेरा सपना है, संकल्प त्रिपाठी का संकल्प है, संकल्प का संकल्प कि 70 में 70 आपको बायोलॉजी में दिलाना है। 70 में 70 जिस दिन आ जाएंगे उस दिन मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा ना। ये भीष्म प्रतिज्ञा है 70 में 70 की, ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा है 70 में 70 की। आज जो हरि न शस्त्र कहाऊं, तो लो गंगा जननी का शांतनु सुत न खाऊं। चलिए आगे बढ़ता हूं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, यह भी एक संकर संकरण से बनता है। इसका कहना है कि जब F1 पीढ़ी क्या है, जब पहली पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण करवाया जाता है, हमने कहा ना कि मेंडल ने कहा कि पहली पीढ़ी के बाद क्या कराया, पहली पीढ़ी में जो पैदा हुए थे उनका स्वपरागण करवाया, तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक होते हैं। 3:1 का मतलब क्या हुआ था कि 3 क्या निकले थे, 3 निकले थे लंबे और 1 निकला था बौना ना, देखा है ना हम लोगों ने, 3 लंबे निकले थे 1 बौना। तो वही कह रहा है 3:1 अनुपात निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, अतः प्रत्येक युग्म में विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से अलग अलग होकर के युग्मकों में चले जाते हैं। नहीं समझा? प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण, जो विपरीत उल्टा वाले लक्षण है, वो युग्मकों के बनते समय अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, तो 3 ठो निकल के आ जाते हैं ना, एक तो शुद्ध लंबा, एक तो शुद्ध बौना और एक तो संकर लंबे। ठीक है, या तो कह सकते हो इसको सर एक बार बताएंगे, क्या बताया, ठीक है, ये चीज, या तो कह सकते हो कि युग्मक बहुत दिन बाद, इसको बोलते हैं विसंयोजन का नियम, युग्मक बहुत दिन बाद, बहुत दिन तक एक साथ रहने के बाद भी अपनी शुद्धता को नहीं छोड़ते हैं। हमने देखा कि पहली पीढ़ी में मिक्स हो गया था, संकर हो गया था, लेकिन लंबे समय तक पहली पीढ़ी में एक साथ ही बने रहे लक्षण, लेकिन अपनी शुद्धता उन्होंने नहीं छोड़ी। दूसरी पीढ़ी में शुद्ध लंबा भी पैदा हो गया, शुद्ध बौना भी पैदा हो गया, ये भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। मतलब युग्मक एक काफी समय तक साथ रहने के बावजूद भी अपनी शुद्धता बरकरार रखते हैं। भाई पहले साथ हो गए संकर, एक संकर संकरण में पहली पीढ़ी में सब संकर लंबे हो गए, सब ज्वाइंट हो गए एक दूसरे में, लेकिन दूसरी पीढ़ी में शुद्ध लंबा शुद्ध बौना भी आ गया। अब मतलब कहने का मतलब है लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी अपनी शुद्धता बरकरार रहा, दूसरी पीढ़ी में शुद्ध वाले पैदा भी हुए। ठीक है, अब आता हूं आगे। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक संकर संकरण और इनसे बनने वाले दोनों नियम को बढ़िया से आपको तैयार करना है। क्या करना है, बढ़िया से तैयार करना है, ऐसे वैसे नहीं, बढ़िया से तैयार करना है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया से तैयार कर लेना। अब दो जीनों की वंशागति, यानी कि द्विसंकर संकरण, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लास ना, वो था मोनो और ये है डाई, इसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या होता है बेटा डाई हाइब्रिड क्लास में, तो यहां पे दो लक्षणों को ध्यान में रख करके बताया ना कि दो लक्षणों को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है ना। बताइए, आपको लिख भी सकते हो, दो लक्षणों को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण
कहलाता है। ठीक है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। इसके लिए मिनरल ने क्या किया था, तो देखो वही बात लिखी है कि इस नियम के अनुसार स्वतंत्र व्यूहन का नियम इसी से आया। स्वतंत्र व्यूहन के नियम को तो मक्खन बना दूंगा, आई गारंटीड। बेटा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वतंत्र व्यूहन का नियम तो गारंटीड एकदम अभी हलवा बना दूंगा। तो इस नियम जब दो लक्षणों का जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले का क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है, तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। यह द्विसंकर संकरण का कहना है। अब इसके लिए मेंडल ने क्या किया, इसके लिए मेंडल ने क्या किया, तो इसके लिए मेंडल ने दो चीजों को लिया। एक का लिया ना, एक का लिया, एक लिया गोल, बीज कैसा था, गोल था, और दूसरा बीज कैसा था, झुर्रीदार था। फिर दूसरा लक्षण क्या था, गोल वाला पीले कलर का था, झुर्रीदार वाला हरे कलर का था ना। द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने क्या लिया था ना। चलिए द्विसंकर संकरण मैं आपको समझा दूं। द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने लिया था एक गोल पीला, गोल सेफ था, उसका कलर कैसा था, पीला था। ये ऐसे गोल बढ़िया, अब पीले कलर का एक लिया, गोल पीला, ये पीला इसका कलर था। कैसा कलर था, पीला बीज पत्र था। सेफ गोल था और पीला बीज पत्र था। ध्यान देना, इधर मैं हेडिंग मिटा दे रहा हूं, द्विसंकर संकरण। ठीक है, गोल बीज था और पीला बीज पत्र था। अब इसका संकरण किससे करवाया, तो इसका संकरण करवाया झुर्रीदार हरे से। झुर्रीदार का मतलब समझते हो, झुर्रीदार का मतलब समझते हो, जो हल्का चपका हो। कहना कि झुर्री आए गए, झुर्री पर गए, झुर्री झुर्री मतलब झुर्री का मतलब झुरान झुरान, चपका चपका, झुरान झुरान रहा बेचारा सेफ। और रंग क्या था इसका, तो रंग कैसा था, हरा रंग का था। किस रंग का था, हरा रंग का था। ठीक है, तो ये दूसरा लिया झुर्रीदार हरा। अब मेंडल ने देखा कि रंग में पीला प्रभावी था और आकार में गोल प्रभावी था, और ये झुर्रीदार हरा दोनों चीज क्या थे, अप्रभावी थे। झुर्रीदार और हरा ये दोनों लक्षण कौन वाले थे, ये दोनों लक्षण अप्रभावी लक्षण थे। ठीक है, ये दोनों के दोनों अप्रभावी वाले लक्षण थे। तो ध्यान देना मेरी बात को समझना। तो आर से राउंड हमेशा हम प्रभावी के लिए कैपिटल लिखते हैं, तो आर आर मतलब राउंड राउंड, गोल गोल। फिर येलो येलो तो कैपिटल वाई, येलो येलो कैपिटल वाई, क्योंकि ये दोनों तरफ प्रभावी है तो प्रभावी को हमेशा हम कैपिटल वाला देते हैं। अप्रभावी के लिए क्या करते हैं, अप्रभावी के लिए स्मॉल स्मॉल दे दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका जब आपस में संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में क्या पैदा होंगे, तो पहली पीढ़ी में पैदा हुआ, अब आपको पता ही है कि पहली पीढ़ी में प्रभावी वाला पैदा होता है, लेकिन वो प्रभावी होता कैसा है, तो पहली पीढ़ी में जो प्रभावी पैदा होता है वो कैसा होता है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि पहली पीढ़ी में जो प्रभावी पैदा होता है वो हमेशा संकर होता है, शुद्ध नहीं होता। तो संकर वाला पैदा हुआ, संकर गोल पीला ना। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहली पीढ़ी में पैदा हुआ संकर गोल पीला। मिक्स था लेकिन देखने में तो गोल पीला ही था ना। संकर गोल पीला ये F1 पीढ़ी का है। ये मैटर कहां का है, तो ये मैटर हुआ F1 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी पंचायत होती है। क्यों पंचायत होती है, क्योंकि इससे 4 युग्मक बनेंगे। कैपिटल आर, ध्यान देना, 4 युग्मक बनेंगे। कैपिटल आर है, फिर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल वाई है। तो 4 युग्मक बनेंगे। इससे कितने बनेंगे, 4। जैसे देखो, हम जब कैपिटल ये आर और वाई का करवाएंगे आपस में, ध्यान देना, ये दो अलग अलग हो गए। तो इस वाई का इस आर का इस वाई से करवाएंगे तो कहा जाएगा स्मॉल आर ना, स्मॉल आर। इस वाई को इस वाई से करवा दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
फिर इस y को, इस r को इस y से करवा दो, तब क्या हो जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y ना। नहीं तो देखो मैं करवा के दिखा दूं एक तरफ से, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान देना, ऐसे करवाना है आपको। एक तरफ लिखो कैपिटल R फिर स्मॉल r, इधर लिखो कैपिटल Y स्मॉल y, चार्ट हो ना। तो इससे युग्मक कितने बनेंगे ध्यान से देखना। तो एक युग्मक बना कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, अरे कैपिटल R कैपिटल Y। दूसरा युग्मक बना कैपिटल R स्मॉल y। तीसरा युग्मक बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y। चौथा युग्मक बनेगा स्मॉल y स्मॉल r ना। 4 युग्मक बनेंगे ना। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो अब दूसरी पीढ़ी में क्या करेंगे, इन चारों को रखेंगे ना। दूसरी पीढ़ी में हम ऐसे पूनेट बनाते हैं, ये ऐसे पूनेट स्क्वायर बनाते हैं। 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर। 1 मिनट बहुत लगे, 1 2 3 4। अब इन चारों युग्मकों को रखेंगे दूसरी पीढ़ी में। चारों को क्या करेंगे, रख देंगे। इसमें कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, ऐसे भी रख सकते हैं, स्मॉल r कैपिटल Y ना। यहाँ पे स्मॉल y थी ना, और फिर स्मॉल r स्मॉल y। इधर चारों को रखेंगे, फिर इधर भी ऐसे चारों को रखेंगे ना। इधर भी ऐसे ही चारों को क्या करेंगे, रख देंगे। और फिर आपस में क्या करवाएंगे, संकरण करवाएंगे ना। फिर आपस में क्या करवाएंगे, संकरण करवाएंगे। इसका इसका करवाएंगे तो कैपिटल R कैपिटल Y। फिर इसका इससे करवाएंगे कैपिटल R। यहाँ पे y कैपिटल है, यहाँ पे y स्मॉल है। ऐसे करवाते हैं ना, समझाया था ना, कई बार इसको पढ़ाया था। ऐसे करवाते हैं ना। ऐसे पूरा करवा करके जब निकालेंगे तो रेशियो का निकाल के आएगा। 2 निकल के आएंगे ना, एक जीनोटाइप एक फिनोटाइप। एक तो निकल के आएगा जीनोटाइप और एक निकल के आता है फिनोटाइप। दोनों पीस हो जाते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप तो बहुत सरल है। फिनोटाइप क्या होता है, 9:3:4 युग्मक के 4 प्रकार के निकलते हैं। तो 9:3:3:1। 9 गोल पीला ना, और 3 झुर्रीदार पीला, 3 गोल हरा और 1 झुर्रीदार हरा ना। ठीक है, 1 झुर्रीदार हरा। ठीक है, खत्म हो जाए, ये तो है, बस एक चैप्टर खत्म थोड़ी देर। ठीक है, समझ में आ रहा, बस कोई केस। ठीक है, क्लियर है। 9 गोल पीला, ये झुर्रीदार, ये क्या हो जाएगा, ये है शुद्ध झुर्रीदार हरा, ये है गोल हरा, ये है झुर्रीदार पीला। ठीक है, 3। लेकिन ये तो याद हो जाता है सबको। दिक्कत कहां पे होती है सबको, जीनोटाइप में दिक्कत। इसको खींच लो तो मैं बता रहा हूं जीनोटाइप की ट्रिक। जीनोटाइप में दिक्कत होती है, तो जीनोटाइप के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है। कौन सी ट्रिक है, जीनोटाइप नहीं याद होता तो जीनोटाइप के लिए ट्रिक बनाई है, सुपर सॉन्ग ट्रिक। कौन सी ट्रिक, सुपर सॉन्ग ट्रिक। यानी कि जीनोटाइप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4, और फिर से 1 2 1। ठीक है, 1 2 1 2 2 2 4 1 2 1। वो गाना तुम लोगों ने सुना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 1 2 2 2 4 1 2 1 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे याद रखना 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 होता है। फिर से 1 2 1। ये हो गया जीनोटाइप। ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप। मेंडल के चुने गए एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते, इसलिए संलग्नता के कारण स्वतंत्र रूप से अभिन्न नहीं होता। यह नियम प्रतिपादित ना हुआ होता। ठीक है, ये नोट लिखना हो लिख लेना। अब इससे एक नियम बन के आया मेरे भाई, इससे एक नियम बन के आया क्या, स्वतंत्र विवहन का नियम। कौन सा नियम बन के आया, स्वतंत्र विवहन का नियम। स्वतंत्र विवहन का नियम क्या कहता है, तो स्वतंत्र विवहन का नियम क्या कहता है, ध्यान देना। इससे नियम बन के आया
द्विसंकर संकरण से नियम बन के आया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि प्रभावी लक्षण, प्रभावी कारक, प्रभावी कारक, प्रभावी कारक प्रभावी के साथ तो जुड़ता ही है, प्रभावी के साथ तो जुड़ता ही है, जुड़ता ही है, अपितु अप्रभावी के साथ भी जुड़ जाता है। कहने का मतलब तुम अपने जाति में बियाह करते तो करते ही हो, अपितु तुम्हें हक है तुम दूसरी जाति में भी बियाह कर लेते हो ना, लव मैरिज बियाह कर लेते हो, अपितु अप्रभावी के साथ भी जुड़ जाता है ना, जुड़ जाती तो जुड़ जाता है। अब सेम टू सेम ऐसा ही उल्टा इसके साथ होता है, अप्रभावी वाला, अप्रभावी कारक। अब हमने पहले कहा प्रभावी के साथ तो जुड़ेगा, अपितु अप्रभावी के साथ भी जुड़ जाएगा, और ऐसे ही अप्रभावी वाला करेगा, अप्रभावी कारक, अप्रभावी कारक अप्रभावी के साथ तो जुड़ेगा ही भाई, उसका भी जन्म सिद्ध अधिकार है, वो अपनी जाति के साथ जुड़ेगा, अप्रभावी के साथ तो जुड़ता ही है, साथ जुड़ता ही है, अपितु प्रभावी ये भी दूसरी जाति के साथ जुड़ जाता है, अपितु प्रभावी के साथ भी जुड़ जाता है, प्रभावी के साथ भी जुड़ जाता है ना, साथ भी जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। अर्थात ये जो युग्मक है ना, अर्थात ये जो कारक है, ये युग्म बनाने में मतलब जोड़ा बनाने में क्या है? स्वतंत्र है। प्रभावी के साथ तो जुड़ता है, लेकिन अप्रभावी वाले के साथ भी जुड़ जाता है, अप्रभावी वाला अप्रभावी के साथ तो जुड़ता है लेकिन प्रभावी के साथ भी जुड़ जाता है। कहने का मतलब दूसरे जाति में शादी, अर्थात कारक युग्म बनाने में, युग्म मतलब जोड़ा बनाने में ना, बियाह हुआ करे में, अर्थात कारक युग्म बनाने में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, युग्म बनाने में स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र रूप से जुड़ जाओ ना, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पट्ट से एक शॉट ले लो, उस शॉट का नाम है स्क्रीन शॉट। कौन सा शॉट लेना है? पट्ट से एक शॉट। कैसा शॉट? तो स्क्रीन शॉट। ठीक है, आगे चलता हूं। आगे अब आता हूं मेंडल के नियम के अपवाद। कार्ल कॉलिन्स ने जो बताया, मेंडल ने कहा एक लक्षण प्रभावी होगा, एक अप्रभावी, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता देखी गई जहां पे कौनों लक्षण व प्रभावी नहीं होता, न पहला वाला न दूसरा वाला। हमने कहा दो में से एक प्रभावी एक अप्रभावी, एक पहली पीढ़ी में प्रकट होगा एक नहीं प्रकट होगा। लेकिन यहां पे अपूर्ण प्रभाविता कार्ल कॉलिन्स ने गुलाबास के पौधे में देखा था। कहां पे? गुलाबास मिराबिलस जलापा, यानी कि लाल और सफेद पुष्पों के बीच जब संकरण करवाया गया तो पहली पीढ़ी में न लाल पैदा हुआ न गुलाबी। लाल सफेद पुष्पों के बीच संकरण करवाया गया तो पहली पीढ़ी में न लाल पैदा हुआ न सफेद, बल्कि पैदा क्या हुआ? इन दोनों का मध्यवर्ती, बीच का गुलाबी। पहली पीढ़ी में कोई भी संतान ना प्रभावी या अप्रभावी ना होकर के इनके मध्य का परिणाम दे। कैसा परिणाम दे? तो परिणाम इनके काहे का दे? मध्य का दे ना। चलो, जैसे मैंने कहा ये है सफेद का किससे करवाया था? सफेद का क्रॉस करवाया था लाल से ना, सफेद का क्रॉस करवाया लाल से। तो हमने कहा चलो सफेद को लिए व्हाइट WW ले लिया और लाल के लिए RR ले लिया। तो जब इनका क्रॉस करवाया गया तो पहली पीढ़ी में जो WR पैदा हुआ ये कैसा था? ये ना लाल था ना सफेद था, ये कैसा था? मध्यवर्ती, यानी कि गुलाबी पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? गुलाबी पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? गुलाबी पैदा हो गया ना। ऐसे बना के तुम कर सकते हो कि ये सफेद पुष्प, ऐसे बनाकर भी कर सकते हो, ये सफेद पुष्प हो गया और ये लाल पुष्प हो गया ना। सिंबल भी लिख देना, ये ऐसे बढ़िया बनाओ, ये सफेद हो गया और एक ठो ये लाल हो गया, सिंबल भी बना दो।
फिर इनसे जो पैदा हुआ वो क्या हुआ, तो पैदा होने वाला ऐसे क्या हुआ, पैदा होने वाला ऐसे गुलाबी रहा ना। ऐसे सिंबल भी लिख दो, नाम भी लिख दो, सिंबल भी लिख दो, WW व्हाइट, RR यानी कि रेड, ये व्हाइट R गुलाबी। लेकिन दूसरी पीढ़ी में इन्होंने मेंडल के नियम को फॉलो किया, दूसरी पीढ़ी में इन्होंने मेंडल के नियम को फॉलो किया, 1:2:1 के अनुपात में पृथक हुए। ठीक है, 1:2:1 के अनुपात में पृथक हुए। कैसे अनुपात में, तो रेशियो इनका पृथक होने का वही था, 1:2:1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फट से, पट से एक शॉट स्क्रीनशॉट, धनाधन धनाधन। ठीक है, अगला साप्रभाविता। साप्रभाविता का मतलब जब दोनों लक्षण साथ साथ क्या हो जाए, प्रभावी हो जाए। जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, साथ साथ प्रभावी हो जाए, कोई अप्रभावी ना हो, ना बीच का है, दुई के दोनों साथ साथ हो जाए। ठीक है, दोनों ही जनक साथ साथ क्या हो जाए, प्रभावी हो जाए, प्रकट हो जाए। जैसे एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति हो गया ना। और क्या हो गया, जैसे हम पशुओं पे देखें तो मान लिया जाए कि एक गाय है, मवेशियों में देखें तो मान लिया जाए गाय है, जो नर है, नर क्या है, नर वाली गाय थी, नर वाला था सफेद, और इसका परागण करवाया गया मादा के साथ। मादा कैसी थी, काली थी, मादा के त्वचा का कलर क्या था, काला था। तो काले और सफेद के बीच जब संकरण करवाया जाए, दोनों प्रभावी हो जाते हैं। तो ये पैदा क्या हुई, तो पैदा हुई चितकबरी। चितकबरी, चितकबरी का मतलब दोनों कलर, सब शरीर क्या हो गई, सफेद हो गई, बाल और काले काले धब्बे हो गए, या पूरी शरीर काली हो गई, सफेद सफेद धब्बे हो गए, उसको चितकबरा बोलते हैं। मैंने बताया था ना कि अगर आप लोग ऐसे पैदा हो जाओ, मनुष्य में ये चीज प्रभावी होती कि नर और मादा में दोनों लक्षण साथ साथ प्रभावी हो जाते, तो आदमी चितकबरा पैदा होने लगता। तो आदमी क्या कहता, आदमी नहीं कहता कि अनुवांशिकता की वजह से मैं चितकबरा हूं, आदमी क्या कहता कि लबरी तेरे प्यार में लबरा हो गया, माई कसम इलाहाबाद की धूप में चितकबरा हो गया। तो जितने चितकबरे जंतु तुम्हें भी देखने को मिलते हैं, तुमने देखा होगा कुत्तों में चितकबरे होते हैं, बकरियां आपको चितकबरी मिलती हैं, तो ये सब किसके कारण होता है, साप्रभाविता के कारण। कहने का मतलब जो सी गोट है वो काली रही होगी, और ही गोट कैसी रही होगी, सफेद रही होगी, दोनों के मिक्स से पैदा हुआ एक चितकबरी, मतलब सफेद और काली वाली। ठीक है, तो यदि वही कह रहा है, यदि लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होगी, मतलब लाल सफेद दोनों रहेगी। फिर दूसरी पीढ़ी में मेंडल के नियम को फॉलो करेगी, 1:2:1। इसी तरह मानव में एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति भी यही दर्शाती है। ठीक है, एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति भी यही सिस्टम दर्शाती है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का मतलब होता है एक जीन में कई फिनोटाइप हो, एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करे, निर्धारित करे। एक बाम तीन काम, झंडू बाम का सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी से राहत, एक चीज कई काम करे ना। जब एक जीन कई फिनोटाइप लक्षणों को नियंत्रित करता है, एक बाम तीन काम, तो कहे झंडू बाम। एक ही जीन कई सारे काम करे तो उसको बहुप्रभाविता कहते हैं। यह होता है दांत कोष की रिक्तता ना, हीमोग्लोबिन की बी श्रृंखला में ग्लूकोनाइड अम्ल के वैलिन होने से होता है। मलेरिया की प्रतिरोधकता भी दर्शाता है। इस रोग में क्या होता है, ये दांत कोष की रिक्तता या सीकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इसमें हमारा जो आरबीसी होता है ना, वो सीकल शेप हो जाता है, मतलब हसियाकार। इस रोग में आरबीसी कैसी हो जाती है, हसियाकार हो जाती है। जुकाम हो गया क्या, इस रोग में आरबीसी हसियाकार हो जाती है, हसिया की तरह। तो बेचारी ऑक्सीजन तो कब पहुंचा पाती है, लेकिन मलेरिया के प्रति प्रतिरोधी होती है। ऐसे लोगों को जिसको सीकल सेल एनीमिया होती है, उन लोगों को मलेरिया रोग नहीं होता। ठीक है बेटा, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो ना, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो, बस बैठे हो। एक बार लाइक ठोको, 2000 तुरंत करो, लाइक ठोको। ठीक है, ये जो आरबीसी है किस शेप की हो गई, सीकल शेप की हो गई। ठीक है, आगे चलो। मल्टीपल एलील क्या होता है, तो किसी मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है,
किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले जीन, 3 या 3 से अधिक जीन। ये उल्टा है, उसका जस्ट उल्टा। यहां पे एक लक्षण के लिए 3 जीन मिलेंगे और क्या काम करेंगे, एक काम करेंगे। वहां पे एक जीन 3 काम कर रहा था, 3 का मतलब कई सारे जीन मिलकर के एक काम करेंगे, और वहां पे क्या हो रहा था, एक जीन मिलकर के 3 काम कर रहा था, जस्ट उल्टा ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बहुविकल्पिता। गुणसूत्रों के स्थान पर उपस्थित होते इसे बहुविकल्पिता कहते हैं। उदाहरण के लिए ये भी एबीओ रुधिर वर्ग में वंशागति, मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति, या तो मनुष्य में कलर की वंशागति ना, रंग को निर्धारित करने वाले जीन, रंग को निर्धारित करने वाले जीन, निर्धारित में उड़ंतर यहां होगा ना, निर्धारित करने वाले जीन ठीक है, रंग को निर्धारित करने वाले जीन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुजीनी वंशागति एक या एक से अधिक लक्षणों द्वारा होती है। जैसे गेहूं के लिए एक से अधिक लक्षण होते हैं गेहूं में ना, ये हंसले ने देखा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इतना लिख लेना, इतना नोट कर लेना, ठीक है। इसको इतना नोट कर लेना। ये सारी चीजें एक एक 2-2 नंबर वाली है जो अब पढ़ा रहा हूं। द्विसंकर संकरण के बाद जो चीजें छोटी छोटी पढ़ाई मैंने, ये एक एक 2-2 नंबर 3-3 नंबर पे आती रहती, ठीक है। मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति कई बार पूछा गया कि मनुष्य में कितने जीन संभव है। नीट ने भी पूछा, यूपी बोर्ड ने पूछा, तो 6 जीन प्रारूप संभव है। ए बी ओ, भाई 4 ब्लड ग्रुप है ना, ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसमें कितने जीन संभव है, 6। कितने संभव है जीन प्रारूप, 6। लाल रुधिराणुओं पर उपस्थित प्रतिजन आई द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसी अप्रभावी जीन आई पर उपस्थित होता है तब लाल रुधिराणु पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, सिर्फ आई है। अगर किसी भी जीन पे सिर्फ आई है तो कोई प्रतिजन नहीं है ना। ए में बी और बी का भाई ए में क्या होता है, ए को ऐसे लिख सकते हैं ना, आई ए, बी को कहां से लिख सकते हैं, आई बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे कुछ पॉइंट है रुधिर वर्गों की वंशागति। इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि यदि माता का रुधिर वर्ग ए बी है, पिता का ओ है, तो बच्चों के क्या होंगे, ये भी मैं करवा दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करवाया भी दे रहा हूं तुरंत के लिए, बाकी क्वेश्चन करवा दूंगा। जैसे आपसे कह दिया कि माता का रुधिर वर्ग, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ए बी है, पिता का ओ है, तो बच्चों का क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों का क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो माता का ए बी है तो एक आई ए हो गया ना, और एक बना आई बी। ओ है तो क्या बना, आई ओ, ठीक है। तो अब देखो, अब इनका आपस में संकरण करवाओ। तो आई ओ, फिर इसका इससे करवा दो, फिर से वही होगा आई ए और आई ओ। फिर बी का नंबर लगाओ, आई बी, आई ओ, आई बी, आई ओ। अब देखो ओ हमेशा अप्रभावी होता है, इसलिए पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता। ओ अप्रभावी है तो प्रकट नहीं होता, तो ये ओ ए ही होगा, ये भी ए होगा, ये बी है, बी ओ है तो बी ही होगा, ओ नहीं होगा, ओ अप्रभावी है, बी ओ है तो बी ही होगा। तो कहने का मतलब संतान में 50% संतानों की संभावना है ए होने की, और 50% संतानों की संभावना है रुधिर वर्ग बी होने की, ठीक है। 50% संभावना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करवा दूंगा सब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। ले लो स्क्रीनशॉट, ना आता हो तो, आता होगा वैसे, ये कई बार ही कहा। ये देखो एक बार में देख सकते हो कि रुधिर वर्ग ओ को सर, ये भी क्वेश्चन एक बार यूपी बोर्ड ने पूछा था, सर्वदाता क्या है, सर्वग्राही क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ए भी सर्वग्राही है, ओ सर्वदाता है ना, ये वाला मैंने करवा ही दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया किसने, तो ध्यान रखना, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था सटन और वावेरी ने। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया है कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया, तो सटन और वावेरी ने 1902 पे। कब,
और इसका समर्थन थॉमस हंट मॉर्गन ने किया। किसने किया? इसका समर्थन देने वाले भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया था ना थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है। तो उन्होंने थॉमस हंट मॉर्गन ने इसका समर्थन दिया, ठीक है। इसका सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कि गुणसूत्रों पर स्थित जीन क्या करते हैं, वंशागति का निर्धारण करते हैं। आइए समझाता हूं आगे। एक बार बाइक लो, एक बार बाइक, दुई बार बाइक कर दिया, ठीक है। तो इसका, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत का कहना है कि मेंडल के कारकों यानी कि जीन का जोड़ा समजात गुणसूत्रों के भौतिक रूप, समजात गुणसूत्रों के जोड़े भौतिक रूप से स्थित रहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान ये समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण व स्वतंत्र विवहन होता है। ये बात कही गई गुणसूत्री सिद्धांत में, ठीक है। हाँ अबे बहुत है ठीक है। फिर आता है वंशागति का जीनीवाद। वंशागति का गुणसूत्रीवाद के बाद जीनीवाद होता है। थॉमस हंट मॉर्गन के अनुसार 1910 में जीनी मत का प्रतिपादन किया गया। इस मत के अनुसार जीन का होता है, जीन माला के मनकों के अनुसार। जैसे माला में मनके लगे होते हैं ना, मनके जानते हो? माला के, माला के मनके जानते हो? मनके का मतलब गुड़िया। तो माला के मनकों के भांति गुणसूत्रों पर, जीन माला के मनकों की भांति गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए कण होते हैं। गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और अणु, न्यूक्लिक अम्ल का अणु उपस्थित होता है। इसी के छोटे छोटे खंड होते हैं ना। जीन वंशागति का एक भौतिक इकाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जीन ही पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं ना। और सभी जीवों में जीन की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से काफी अधिक होती है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जीनीवाद में, लिख लेना, इसको नोट कर लेना, काम देंगे आपके लिए, बहुत ज्यादा काम की बात है दादा, ठीक है। चले, संलग्नता क्या है? तो संलग्नता का मतलब पास पास स्थित जीन एक दूसरे से अलग नहीं होते। अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी अलग ना होना। कुछ विशिष्ट जीन का एक साथ वंशागत होना। कहने का मतलब अर्धसूत्री, पास पास स्थित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक दूसरे से अलग ना हो ना, तो वो संलग्नता मतलब साथ लगे रहना। पीढ़ी दर पीढ़ी साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक का है, मरते दम तक नहीं, जन्म जन्म तक। तो हमेशा साथ साथ वंशागत होना, ये संलग्नता कहलाता है। संलग्नता की खोज बेटसन और पुनेट ने की थी, ठीक है। बेटसन और पुनेट ने की थी, बहुत सिंपल सी बात है। फिर होती है पूर्ण संलग्नता, मतलब पूर्ण रूप से साथ साथ लगे रहना, 2 या 3 पीढ़ी तक लगातार। पूर्ण संलग्नता का मतलब है पैतृक संयोजन में 2 या 3 पीढ़ी लगातार पूरी तरीके से एक साथ लगे रहना, 2-3 पीढ़ी तक लगातार एक साथ लगे रहना। और जबकि अपूर्ण संलग्नता में क्या होता है कि जीन विनिमय भी हो जाता है, धीरे धीरे एक दूसरे को छोड़ देते हैं, किसी ना किसी कारण से अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पूर्ण संलग्नता में जल्दी अलग नहीं होते। उदाहरण क्या है? ड्रोसोफिला का शरीर, पंखों के रंग का प्रकार। ड्रोसोफिला का शरीर का रंग व पंखों का प्रकार, ठीक है। ये होता है पूर्ण और अपूर्ण संलग्नता। अब छोटे छोटे पॉइंट है, फटाफट रिवीजन, ठीक है। तो मॉर्गन के अनुसार यदि एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों की संलग्नता अधिक है तो उनमें जीन विनिमय या पुनर्संयोजन कम होगा ना। और वो क्या होगी? वो लक्षण प्रारूप में जनक F1 पीढ़ी लक्षण प्रारूप जनक के समान होंगे, बस। विनिमय का मतलब क्या है? विनिमय का मतलब गद्दारी। गद्दारी का मतलब क्या होता है कि जीन एक्सचेंज हो जाए, जीन के किसी ना किसी खंड का विनिमय हो जाए, अदला बदली। एक जीन ये है पास में और एक जीन ये है, मान लीजिए इसमें उपस्थित है इधर ए, इधर बी, इसमें उपस्थित है स्मॉल ए स्मॉल बी। तो नीचे वाले गद्दारी कर लें, क्या हो जाए इसमें? कैपिटल ए और नीचे हो जाए स्मॉल बी। कहने का मतलब ये वाला इस पे चला जाए और ये इस पे चला जाए।
तो वो होता है गद्दारी विनिमय। विनिमय का मतलब होता है जीन के छोटे छोटे खंड बगल वाले में चले जाएं। गद्दारी मतलब बेवफा 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 निकली है तू, तुम दूर रहो तो बगल वाले से सिस्टम बनना ना। ये ए और बी नजदीक थे तो ये बी वाला इधर चला आए ना। ध्यान देना, नहीं समझा फिर से समझा रहा हूं। जैसे ये एक गुणसूत्र है, यहाँ पे एक जीन ए है, यहाँ पे एक जीन है एक बी है, पास पास रह रहे हैं, लेकिन इन्हीं के पड़ोस में ये एक स्मॉल ए है और ये एक स्मॉल बी है। तो कुछ दिन बाद क्या हो कि इन दोनों की सेटिंग हो जाए, इस पे चला जाए इस पे चला जाए, हो कहा जाए कि कैपिटल ए के जगह कैपिटल ए के साथ क्या था, कैपिटल बी था, लेकिन गद्दारी करके ये स्मॉल बी इधर आ जाए ना, वो उधर चला जाए, तो वो होता है विनिमय। विनिमय का मतलब है अदला बदली। क्या है? अदला बदली। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के समय कब होता है? विभाजन के समय। अर्धसूत्री विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्रों के बीच डीएनए के खंडों के आदान प्रदान को जीन विनिमय करते हैं। यह कब होता है? तो पूर्वावस्था की पैक्टीन उपावस्था में होती है। पूर्वावस्था की पैक्टीन उपावस्था में यह सिस्टम होता है। चलना है कहाँ जा रहे हैं? आगे क्या चाबी छोड़ जाओ, कैसा मैं कनेक्ट रहूंगा अभी तो मैं ठीक है। चल ये विनिमय पुनर्संयोजन का मतलब विनिमय जब होगा तो पुनर्संयोजित हो गए ना। विनिमय जब हुआ तो पुनर्संयोजित, पुनर्संयोजित का मतलब रिकम्बाइंड, फिर से ज्वाइन, नया नया सिस्टम। एक ए और एक बी कौन था? एक कैपिटल ए था एक स्मॉल बी था, तो ये पुनर्संयोजित बन गया ना। इसके अंदर दो लक्षण आ गए। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय वह प्रक्रम जो जीन के नए सम्मिश्रण जो नया तैयार हुआ ना, जैसे हमने कहा कि ये नया तैयार हुआ, ये सिस्टम नया तैयार हुआ, तो ये पुनर्संयोजित हुआ कि नहीं? जो नया सिस्टम तैयार हुआ वो पुनर्संयोजित। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी था, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी था, अब इन्होंने गद्दारी किया तो कैपिटल ए कैपिटल बी हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे? नया सिस्टम बना है तो पुनर्संयोजित। क्या बोलेंगे? पुनर्संयोजित ना। तो पुनर्संयोजी अर्धसूत्री विभाजन का वह प्रक्रम है जो नए जीन सम्मिश्रणों के पैतृक उत्पाद से भिन्न नया अगुणित उत्पाद प्राप्त करता है। ठीक है, रिकम्बिनेंट। अब आता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण बेटा दो लोगों के बहुत जरूरी है। एक तो मनुष्य का लिंग निर्धारण, और मनुष्य और ड्रोसोफिला एकदम सेम है। अगर आपने मनुष्य का पढ़ लिया तो ड्रोसोफिला का पढ़ लिया। और किसका? मक्खी का, मधुमक्खी का। और किसमें इंपॉर्टेंट है? तो वो इंपॉर्टेंट है मधुमक्खी में। लिंग निर्धारण क्या है? तो जन्म से पूर्व लिंग का स्थायीकरण। क्या बेटा? जन्म से पूर्व लिंग का स्थायीकरण कि नर होगा कि मादा होगा, यह कहलाता है लिंग निर्धारण। एजे मुलर ने ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण यक्ष गुणसूत्र ऑटोसोम की अपेक्षिक संख्या पर, उन्होंने कहा कि यक्ष गुणसूत्र के अपेक्षिक संख्या पर निर्भर करता है, संतान नर होगी या मादा होगी। बीज ने क्या बताया? लिंग निर्धारण का जीनी संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइए लिंग निर्धारण पर चलते हैं, इन दोनों का लिंग निर्धारण देख लेते हैं, मनुष्य का भी और ड्रोसोफिला का भी ना। टक से एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अधिकांश कीटों में, ड्रोसोफिला में, मानव में, कुछ पादपों में, लाइकेन्स में, कोकनिया में XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। मतलब नर मादा, नर में XY, मादा में XX होता है। इसी को बोलते हैं लाइगोयस प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? लाइगोयस प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? लाइगोयस प्रक्रिया। इस प्रकार के लिंग निर्धारण को क्या बोलते हैं? लाइगोयस प्रक्रिया। ठीक है। अब देखो, पहली वाली ये याद रखना, कीटों में कैसा लिंग निर्धारण होता है? तो XXXO प्रकार का। नर इसमें विषम युग्मकी होता है, मतलब इनका जो नर होगा विषम युग्मकी होगा, मतलब नर के अंदर क्या होगा? गुणसूत्र XO, और मादा समयुग्मजी होगी। मादा के अंदर क्या होगा? XX होगा। अब जब लिंग निर्धारण कैसे होगा कि नर और मादा जब मिलेंगे, तो ये देखो X का X से, तो XX यानी कि क्या हो गई? ये मादा हो गई ना। फिर X का फिर X से कराओ
तो XX यानी कि ये भी मादा हो गया। अब ये क्या है, XO, इस O का X से कराओ XO, ये दोनों क्या हो गए, नर हो गए। ये दोनों क्या हो गए, नर हो गए। कुछ में मछलियों में इनमें क्या होता है, ZW प्रकार का मादा विषम युग्मजी है। मादा विषम, विषम का मतलब ZW, यहां पे मादा विषम युग्मजी है ना, तो ZW मादा हो गई और नर क्या हुआ, नर हुआ Z। अब लिंग निर्धारण कैसा होगा, लिंग निर्धारण कैसे होगा, ध्यान देना, एकदम सरल है यार, कुछ ना है, कुछ है ना है लिंग निर्धारण में। इस Z को इस Z से कराओ, एक को उठाओ दोनों से कराओ, वही मेंडल वाला नियम। तो Z का मतलब क्या है, नर। फिर इस Z को इस Z से करा दो, तो Z मतलब नर। अब इधर दोनों के दोनों क्या होंगे, ZW, ये भी क्या हुआ, ये भी ZW, ये दोनों हो गए मादा। क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है किसी को इस पे, सबको आ जाएगा ना, सबको आ जाएगा। मर जाऊंगा तू बदमाशी में, बेटा बहुत सरल है, एक बार प्रैक्टिस करोगे फट से आ जाएगा और सूरमा बन जाओगे। एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आ जाएगा। सूर में मरते नहीं बलिए, जहान पे अमर हो जाने। इससे सरल बेटा ध्यान देना, इससे सरल ब्रह्मांड में कोई नहीं बताएगा। अनंत ब्रह्मांड में विचरण करोगे और फिर आओगे संकल्प तिवारी के पास, ठीक है। हाँ बेटा, सूर में कहते रहे, सूर में मरते नहीं बलिए, जहान पे अमर हो जाते। इससे सरल कहां पाओगे, ठीक है। चलिए, ये लिंग निर्धारण हो गया। कीटों में, मछलियों में ये ज्यादा नहीं पूछा जाता। पूछा कहां जाता है, पूछा मनुष्य में जाता है। माथ में ये भी देख लो, एक बार ही देखना हो, पूछा कहां जाता है, मनुष्य में। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण 5 नंबर तक का आ जाता है। कितने नंबर तक दादा, 5 नंबर तक। तो तुम लोगों को थ्योरी नहीं लिख पाते हो, तो थ्योरी मैंने दे दिया आपको। ये थ्योरी बहुत सरल थ्योरी यार। क्या होता है कि मनुष्य में आपको पता है कि 44 प्लस XY ये नर में होते हैं। ये कहां पे होते हैं, नर में होते हैं। और 44 प्लस XX ये होते हैं मादा में ना। 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं, ये नर मादा में बराबर होते हैं, ये काया बनाते हैं, ये शरीर बनाते हैं। और XX और XY ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। तो वही बात लिखा है कि युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्त्री के सभी युग्मकों में 42 प्लस X स्त्री के दोनों में आए। पुरुष में एक 42 प्लस X वाला शुक्राणु होगा, एक 42 प्लस Y। भाई जब युग्मक बनेंगे तो आधा आधा हो जाएगा ना, आधा आधा हो जाएगा ना। अब XY से मिला तो लड़की नहीं तो लड़का। आइए समझते हैं इसको, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। ये देखो, एक मुझे ये आइए इसको समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। आइए देखियो, ये हो गया नर और ये हो गया मादा। नर के अंदर क्या है, 44 प्लस, ठीक है, 44 प्लस XY, ठीक है। अब मादा के अंदर क्या है, 44 प्लस XX। 3 ठोना बनाना, ठीक है। नहीं एग्जामिनर ऐसे काट दे कह दे सारे बहुत आराम है ठीक है। अब युग्मक जनन होगा, अंडाणु और शुक्राणु जब बनेगा तो गुणसूत्र आधे बचते हैं। अगर पूरे हो जाए ना, युग्मक बने तो पता लगे 44 दूना 88 और 4, 88 4 कितना 92 गुणसूत्र का लौंडा जब पैदा हो जाएगा। एक गुणसूत्र बढ़ने में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। एक गुणसूत्र बढ़ने या घटने से बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब जब जस्ट डबल गुणसूत्र, तो रावण पैदा हो जाए, बरौनी और अवनी पर तलाक झर जाए, गायब होए, 10 ठो मूड होए, बार के जगह में पता हाथ गोड़ जामे होए। अब पैदा होता है कहा तो हमेशा युग्मक जनन में ये आधे हो जाते हैं ना। अंडाणु शुक्राणु बनने में इनकी संख्या आधी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या बचेगा, एक ठो नर में बनेगा 22 प्लस X वाला गुणसूत्र, 22 प्लस X वाला शुक्राणु, एक बनेगा 22 प्लस Y वाला। इधर दोनों के दोनों 22 प्लस X वाले रहेंगे। अब कहते हो गुरुजी ये झमेला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, झमेला दिख रहा है। नहीं आता, बहुत कमजोर हो, शरीर से भी कमजोर हो, दिमाग से भी कमजोर हो ना, हरकतों के कारण। तो कमजोरी मिटाने का मैंने संकल्प ले रखा है, एकदम सरल बता दे रहा हूं। हटाओ ये सब झंझटे, हटाओ। काहे तुम्हें 44 प्लस मैथ वैथ लगाओ, एकदम सिंपल सा भी बना दोगे तब भी एग्जामिनर नंबर देगा। लिंग गुणसूत्रों को ले लो बस,
नर और मादा के साथ हमने करवाया। लिंग गुणसूत्र को पकड़ो, नर के अंदर एक्स वाई है, मादा के अंदर एक्स एक्स है, तो इसमें जो युग्मक बनेगा एक एक्स वाला बना, एक वाई वाला बना, इधर का बने, इधर भी एक एक्स वाला बना और एक एक्स वाला बना, इधर एक्स एक्स। अब क्या करो, मेंडल की तरह एक को उठाओ, दोनों से कराओ, तो पहला एक्स एक्स, दूसरा भी एक्स एक्स ना, वाई को पकड़ो तो एक्स वाई, और इधर वाई को पकड़ा तो इससे करवाया एक्स वाई, मतलब दुई ठो का पैदा भय, दुई ठो पैदा हुए लौंडा। एक्स वाई का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, एक्स वाई का मतलब नर, एक्स वाई का मतलब नर, एक्स एक्स का मतलब मादा, ये दोनों एक्स एक्स है तो ये दोनों का हुए, ये दोनों हुए मादा। कहानी खत्म। क्या दिक्कत है इसमें, किसी की तकलीफ है? इससे सस्ता ब्रह्मांड में है कहीं? अब इससे सस्ता दुनिया में कोई बना भी नहीं सकता, ये बहुत सिंपल है। इधर लिखना हो लिख दो, इधर लिखना हो लिख दो, यहां पे लिख दो युग्मक जनन, यहां पे लिख दो युग्मक जनन, और यहां पे लिख दो अंडाणु ना, इधर लिख दो शुक्राणु, वो युग्मक जनन। क्या हुआ तुझे, तेरा क्या? थोड़ा ठीक है, कहानी खत्म। सूर में मरते नहीं बलिए, जहान पे अमर हो जाते। ठीक है, खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये थ्योरी लिख देना, थ्योरी ये लिख देना है, ये थ्योरी लिख देना है, यही बात, और यही बात मैंने बना के दिखा दिया आपको। तो इसको मैं यहां पे लगा दूं ना तो ज्यादा सही रहेगा। ये थ्योरी और ये चित्र। ठीक है, सर को देखो, बच्चे पैदा कर रहे थे, बहुत मारूंगा तुझे। ठीक है, तो संतान को 50% माता से 50% पिता से जीन प्राप्त होते हैं। एक युग्मजीय यमज, एक युग्मजीय जुड़वा की बात करूं तो एक युग्मजीय युग्मक मतलब जब एक ही युग्मक दो भागों में, एक तो जायगोट था, दो भागों में विभाजित हो गया तो उसको एक युग्मजीय यमज कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये जुड़वा, इन जुड़वा के लिंग समान होते हैं। ये जुड़वा लड़की लड़की या लड़की लड़का लड़का पैदा होंगे, और इनकी जीन संरचना भी समान होती है। एक युग्मजीय मतलब एक ही युग्मक दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या हुआ? एक ही युग्मक दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक युग्मजीय यमज कहते हैं। ठीक है, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये जुड़वा, यमज मतलब जुड़वा होता है। ठीक है, द्वियुग्मजीय जुड़वा का मतलब होता है कि दो अंडाणु निषेचित हो जाएं, तो ये लिंग भी अलग अलग होते हैं और इनकी जीन संरचना भी अलग अलग होती है। डाइजाइगोटिक ट्विंस, दो ठो अंडाणु निकल आए और दोनों निषेचित हो जाएं, 40 करोड़ शुक्राणु है ना, तो दोनों के दोनों निषेचित हो जाएं। फिर है लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति में दो चीजें बहुत आती है बेटा, एक आती है हीमोफीलिया की वंशागति, हीमोफीलिया की वंशागति, और दूसरी वंशागति वर्णांधता की वंशागति, वर्णांधता की वंशागति। हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों की बहुत आती है। ठीक है, लिंग संलग्न मतलब ऐसे लक्षण जो लिंग के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे रोग जो लिंग के साथ जुड़े हैं ना, संतानों में संचरण लिंग संलग्न वंशागति कहलाता है। यदि अनुवांशिक रोग के किसी बाह्य रोग किंतु वाहक स्त्री में हो, नर संतान में हो, ये सब कई बारी आप लोगों को पढ़ाया है ना, कहो तो एक आधा और करवा दूं इसका, 5 नंबर का ये भी आता है ना, ये भी 5 नंबर का आता है। सूर में मरते नहीं, ये देखो वर्णांधता, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति क्या होता है, वर्णांध वाला व्यक्ति क्या होता है, लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। और वर्णांधता क्या है, एक्स संलग्न वंशागति है, एक्स गुणसूत्र के साथ लगा होता है वर्णांधता का जीन ना, अप्रभावी है, मादा इसकी वाहक होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति क्या होता है, रेलवे में ड्राइवर नहीं बनाया जाता। क्यों ड्राइवर नहीं बनाया जाता? क्योंकि भाइयों का हरा और लाल में अंतर नहीं पता, और हरे लाल का पूरा सिग्नल है, रेलवे दुर्घटना हो जाती है, इसीलिए रेलवे में ड्राइवर नहीं बनाया जाता, पुलिस में नहीं लिया जाता, आर्मी में नहीं लिया जाता। किस व्यक्ति को? वर्णांध व्यक्ति को। किस व्यक्ति को? वर्णांध व्यक्ति को। इसके सारे वो करवा दूंगा मैं, टेंशन मान लो ना। हीमोफीलिया क्या है? तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने पर खून का थक्का नहीं बनता, तो खून देर तक बहता रहता, आदमी मर जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है लगातार खून बहने से, तो डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराओ तभी रुकता है। अब इसमें ये क्वेश्चन क्या आते हैं, हीमोफीलिक पुरुष का विवाह
साधारण स्थिति से कराया जाए तो क्या होगा, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, हर सेशन में करवाया, फिर से करवा दूंगा, ठीक है, फिर से सेशन में करवा दूंगा। ये हीमोफीलिया होती है कि रक्त का थक्का ना बने, खून बहता रहे, मर जाए आदमी, रक्त का थक्का बन जाता है तो खून बहना बंद हो जाता है ना, ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, एक आध दो चीज, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, 3 सिंड्रोम तैयार कर लेना। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और तीसरा सिंड्रोम है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना, 3-3 नंबर में, 2-2 3 नंबर में आते हैं। फिर है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। डाउन में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र में एक जोड़ी, 21वीं जोड़ी में एक ठो बढ़ जाता है, 21वीं जोड़ी की एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता मतलब 21वीं जोड़ी में एक ठो बढ़ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसमें बचता है 44 प्लस x0, एक ठो गुणसूत्र है गायब हो जाता है लिंग वाला। टर्नर में क्या हो जाता है, तो 44 प्लस xy हो जाता है, एक ठो बढ़ जाता है, तो नर मादा दोनों के लक्षण आ जाते हैं। बहुत अच्छे से इनको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से इनको पढ़ाया है ना। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तीनों सिंड्रोम को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक में 21वीं जोड़ी में एक बढ़ जाता है, मतलब टोटल 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं यहाँ पे। एक में लिंग गुणसूत्र एक ठो कम हो जाता है टर्नर में, क्लाइनफिल्टर में लिंग गुणसूत्र एक ठो बढ़ जाता है ना, इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र तो बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक इमरजेंसी है, तो उसके चलते 2 चैप्टर जो हैं वो अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, तबीयत खराब है थोड़ा, एक लोग ले जाना है, तो इमरजेंसी के चलते ये जो 2 चैप्टर है बेटा, उनको मैं अगला सेशन लगवा के पढ़ा दूंगा। ये क्लास आपको कैसी लगी सभी लोग को कमेंट सेक्शन पे जरूर से जरूर बताना है। अभी तक आप बने रहे, लगभग 500-600-700-800 लोग हैं अभी भी, तो ये सारे 700-800 लोग बेटा तुरंत क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन पे अपनी राय देना ना भूलें। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये रिवीजन सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएंगे। और ये भी मुझे बताएंगे नेक्स्ट सेशन आपको चाहिए 2 चैप्टर के नहीं चाहिए, ये चीज भर भर के कमेंट करेंगे। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सभी के साथ शेयर करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। आपका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमें मोटिवेशन देता है। तो ये काम बस आपको डिजिटल गुरु दक्षिणा के रूप में करना है और कुछ नहीं करना। तो गुड नाइट, स्लीप वेल, लव यू ऑल गाइज।